हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फेस इक्विलिब्रियम। यह हम लोग का बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आना तय है हम लोग के पेपर में। तो देखते हैं फेस इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य। और बीएससी सेकेंड ईयर के अलावा ये एमएससी वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। एमएससी में भी है फिजिकल केमिस्ट्री में, और भी हम लोग 11th-12th में भी होता है ये। तो वो वाले स्टूडेंट 11th-12th और एमएससी बीएससी वाले स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। और ये CSIR नेट में भी आता है और गेट में भी आता है, क्वेश्चन आता ही है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेस इक्विलिब्रियम या प्रावस्था साम्य। तो फेस इक्विलिब्रियम देखने से पहले हम लोग को आप लोग का पता होना चाहिए तीन टॉपिक क्या क्या है, कि फेस प्रावस्था क्या होता है, दूसरा क्या होता है कंपोनेंट या घटक किसको बोलते हैं, और तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन तीनों की परिभाषा देखकर ही हम लोग वन कंपोनेंट सिस्टम, एक घटक तंत्र, दो घटक तंत्र, टू कंपोनेंट सिस्टम को हम लोग वाटर और सल्फर के द्वारा या अदर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्रावस्था पता होनी चाहिए, फिर घटक, फिर स्वतंत्रता की कोटि। तो स्टार्ट करते हैं पहले फेस से या प्रावस्था से। तो क्या है, फेस किसी भी सिस्टम का समांगी भौतिक रूप से सुस्पष्ट वह भाग होता है जो तंत्र की या सिस्टम के अन्य भागों से निश्चित स्पष्ट सीमक समतलों द्वारा पृथक रहता है, अलग रहता है बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल कौन सा ले लेते हैं कि प्रावस्था किस तरीके से देखा जाता है उसको बता रहे हैं। तो देखिए, मान लो एक बीकर ले रहे हैं या एक पात्र ले रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, बर्फ है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या गया है, यदि किसी सिस्टम में बर्फ, जल तथा जल वाष्प के साथ हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम में तीन फेस हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, अगर किसी पात्र में, सिस्टम में क्या क्या लिया गया है, जल लिया गया है, दूसरा है बर्फ और तीसरा है हम लोग का जल वाष्प, वाटर, आइस और वाटर आपका गैस। ये है तीन है। तो देखिए नीचे कौन सा अवस्था रहेगा, बर्फ है, मतलब कि नीचे बर्फ जमा रहेगा, ठोस के रूप में पूरा सॉलिड में भरा रहेगा। यहाँ पे ये बर्फ है मान लेते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, जल रहेगा, थोड़ा थोड़ा तैरता रहेगा, और बर्फ क्या हो गया, पिघलता रहेगा। ये हो गया। फिर लास्ट में अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम बंद है तब तो जल वाष्प होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल वाष्प के रूप में एकत्रित रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, तो यहाँ पे तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये अलग प्रावस्था दिख रहा है, नीचे वाला बर्फ वाला ये अलग, ये पहला वाला प्रावस्था हो गया, ये दूसरा कर सकते हैं, और इसको हम लोग तीसरा मान सकते हैं। तो यहाँ पे फेस कितना हो गया हम लोग का, 3 हो गया। अगर एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा जल है और आप लोग का क्या है, गैस है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जल तो आप लोग का नीचे, वाटर नीचे में रहेगा, और गैस क्या रहेगा, बाहर ऊपर में रहेगा। तो यहाँ पे कितना प्रावस्था हो जाएगा हम लोग का, 2 प्रावस्था हो जाएगा। तो इसी को एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। अब क्या क्या है कि किसी सिस्टम में एक या एक से अधिक फेस हो सकती है। जब हम लोग का अब अलग अलग पॉइंट है कि फेस किस तरीके से हम लोग किसी सिस्टम में देख सकते हैं, किसी तंत्र में किस तरीके से फेस को देखा जाता है। तो पहला पॉइंट है, वह सिस्टम जिसमें द्रव अवस्था में जल है। ठीक है, द्रव अवस्था में जल है बोला गया है, केवल एक फेस वाला तंत्र है, ओनली जल रहेगा। जैसे कि हम लोग किसी पात्र में रखते हैं और इसमें केवल जल रख रहे हैं, ना तो यहाँ पे गैस बनेगी ना तो ठोस बनेगा ये। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फेस कितना है हम लोग का, 1 हो सकता है। देखिए यहाँ पे फेस 1 कितना हो गया है हम लोग का, 1 होगा। सिंपल सा हम लोग का वाटर रहेगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, जिसमें वाष्प तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में जल उपस्थित है। जैसे कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रावस्था 2 हो जाएगा। देखिए पहला प्रावस्था क्या हो जाएगा हम लोग का, वाष्प हो जाएगा, और दूसरा प्रावस्था क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो द्रव और वाष्प को आप लोग अलग अलग देख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रावस्था या फेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब तीसरा पॉइंट क्या है, जिसमें वाष्प, द्रव, ठोस अवस्था में जल उपस्थित हो, 3 प्रावस्था वाला तंत्र होगा। प्रावस्था कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वाष्प, द्रव और ठोस। जल वही है, द्रव के रूप में है, तो यहाँ पे 3 प्रावस्था हो जाएगा। अब चौथा क्या बोल रहा है, गैस आपस में पूर्णतः मिश्रणीय है। देखिए मिश्रणीय है क्यों बोल रहा है, मिक्सचर की तरह रहता है। तो देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड या हम लोग आसपास देखिए, आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, सभी गैस विद्यमान है, लेकिन आप लोग को दिखने के लिए बोलेंगे तो दिख रहा है क्या, आपकी आंखों से नहीं दिख रहा है। मतलब कि एक रूम में या आप लोग जहां पे भी हो, गैस पूरा कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है। वैसे हम लोग क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो अगर गैस रहता है किसी तंत्र या सिस्टम में, तो किसको उसको क्या मानेंगे हम लोग, प्रावस्था उसका एक मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ठोस के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिए हैं हम लोग, गैस के रूप में लिए हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इधर भी जा सकता है और वापस भी आ सकता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया गैस बाहर निकलता है और HCl गैस बाहर निकलता है। तो गैस से गैस बन रहा है, मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे एक प्रावस्था होगा। अब क्या है, पांचवा हम लोग का साम्य में साम्य मतलब कि इक्विलिब्रियम में 2 फेस होंगी, जब हम लोग का पहला सॉलिड हो और दूसरा गैस हो। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का फिर से एग्जांपल लिया गया है, लेकिन वहां पे गैस का एग्जांपल लिया गया था, यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल लिया गया है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड से फिर से वही अमोनिया और HCl बन रहा है। तो पहले तो ये सॉलिड था और बाद में क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये 2 प्रावस्था हुआ, एक तो सॉलिड हुआ और एक गैस हुआ। ये तो गैस और एक गैस 2 है, लेकिन क्या है, एक टाइप का मानते हैं उसको। और गैस को अलग अलग हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वाला गैस अमोनिया का है कि HCl का है, देखने से तो नहीं दिखेगा हम लोग को, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। छठवां पॉइंट क्या है, किसी विलेय सॉल्यूट का किसी विलायक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक समांगी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे फेस भी कितना होगा, फिर से 1 होगा, गैस की तरह। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया गया है, यहाँ पे शक्कर का जलीय विलयन। अगर किसी आप लोग अगर बीकर में यहाँ पे पानी में शक्कर डालते हो, शुगर डालते हो, तो और सॉल्यूशन बनाते हो, अच्छे से घुमाते हो इसको, तो क्या होगा, ये एक तरीके से एक ही विलयन दिखेगा। आप लोग को तो ये नहीं दिखेगा कि शक्कर आप लोग का नीचे बैठ गया है और जल है वो हम लोग का ऊपर चला गया है, वैसे तो नहीं दिखेगा, नहीं तो गैस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फेस आप लोग का 1 हो जाएगा। ये हो गया छठवां पॉइंट। अब सातवां पॉइंट क्या है, 2 तरीके से लिया गया है, मिश्रणीय द्रव केवल एक फेस बनाते हैं, वही है शक्कर वाला। क्योंकि अगर पूरा पानी में मिक्स हो जा रहा है जो आप लोग का सॉलिड लिए हो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का फेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिश्रणीय द्रव बोला गया है, तो सॉलिड तो मिलाना नहीं है। शक्कर क्या हो जाएगा आप लोग का, शुगर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो द्रव का द्रव में विलयन अगर देखोगे तो वहां पे फेस कितना हो जाएगा, फिर से आप लोग का 1 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जल और एल्कोहल का मिश्रण, जैसे कि प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं, अगर वाटर में थोड़ा सा एल्कोहल मिला देते हैं तो एल्कोहल कैसे दिखता है, थोड़ा सा अलग दिखता है। या क्या आप बोल सकते हैं, वाटर में अगर ग्लिसरीन मिला देते हैं तो ये हम लोग का मिश्रणीय है, लेकिन ग्लिसरीन क्या दिखता है, थोड़ा सा अलग दिखता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फेस अगर अच्छे से मिलाओगे ग्लिसरीन को तो एक फेस की तरह ही दिखेगा। तो मिश्रणीय द्रव मतलब कि दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो वहां पे फेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अमिश्रणीय द्रव। अगर हम लोग 2 अलग अलग सॉल्यूशन है तो उसको मिलाने की चाह रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तो वहां पे फेस कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 फेस हो जाएगा। जैसे कि बेंजीन, वाटर में बेंजीन अगर मिलाते हो तो इस तरीके से हम लोग का ये एग्जाम्पल होगा। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट कि फेस किस तरीके से देख सकते हैं, फेस कितना कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कितना कितना। तो अब देखते हैं, अब हम लोग का दूसरा है, फेस तो हो गया, दूसरा अब हम लोग का है कंपोनेंट या घटक जिसको बोलते हैं। तो अब ये क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील अवयवों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसकी सहायता से तंत्र में उपस्थित प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को सीधे या एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जा सके, घटक कहलाती है। या सिंपल देखना चाहे तो क्या है, अतः घटक अवयवों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके द्वारा तंत्र में उपस्थित प्रत्येक प्रावस्था का संगठन दर्शाया जा सकता है। मतलब कि प्रावस्था का ये संगठन दर्शाना है, इस तरीके से होगा। घटक का यही परिभाषा है।
तो अब देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है जल तंत्र, हम लोग में ये टॉपिक है जल तंत्र। तो जल तंत्र में कितना प्रावस्था है उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 प्रावस्था है। जल को आप लोग बर्फ में भी बर्फ भी कर सकते हो, उसको जल रहने दे सकते हो, और उसका वाष्प भी उसमें वाष्प में भी परिवर्तित कर सकते हो। तो जल यहाँ पे कितना प्रावस्था में हुआ हम लोग का? 3 प्रावस्था हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रावस्था हुआ। अब कंपोनेंट देखोगे तो कंपोनेंट देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंपोनेंट देखोगे तो कैसे देखेंगे? देखो, प्रावस्था तो यहाँ पे 3 है, चलो मान लिए बर्फ, जल और वाष्प, लेकिन कंपोनेंट क्या है? एक ही कंपोनेंट है और वो है जल। जल को ही तो हम लोग बर्फ बनाए हैं और जल को ही हम लोग क्या बना रहे हैं? वाष्प बना रहे हैं। तो कितना कंपोनेंट हुआ? एक ही तो हुआ ना, जल ही हुआ। तो इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट C इक्वल्स टू कितना लिखा गया है? 1 लिखा गया, ओनली वाटर लिखा गया है। ठीक है, कंपोनेंट के रूप में। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है? यदि एक बंद पात्र में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को हीट करने पर, गर्म करने से उसका विघटन हो रहा है। चलो विघटन कर देते हैं, मतलब कि उसका हीट करवा के उसको अलग तरीके से देखिए। तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है, तो पहले सॉलिड अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? गैस अमोनियम क्लोराइड में चेंज होगा, ये पता चल गया। अब गैस अमोनियम क्लोराइड फिर से क्या होगा? अलग अलग गैस में टूटेगा। जैसे कि क्या है हम लोग का? अमोनिया है और HCl है। तो ये कितना में हम लोग का हुआ? पहले तो गैस में चेंज हुआ, फिर गैस में चेंज हुआ है। यहाँ पे ये विघटन हो गया है। तो यहाँ पे फेस क्या बोल सकते हैं? फेस 2 बोल सकते हैं। क्या क्या फेस है हम लोग का अमोनियम क्लोराइड में? सबसे पहले तो आप लोग का क्या फेस था? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, पहले सॉलिड था, फिर अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया है? गैस में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे कितना फेस हुआ? और बाकी जो और बना है हम लोग का वो तो गैस था, जैसे कि NH3 है और HCl है, ये तो दोनों गैस है ना। ठीक है, तो ये अलग प्रावस्था हुआ, सॉलिड अलग प्रावस्था हुआ और गैस अलग प्रावस्था हुआ। तो प्रावस्था कितना हुआ हम लोग का? यहाँ पे टोटल 2 प्रावस्था हुआ। अब कंपोनेंट कितना हुआ हम लोग का? 1 क्यों लिखे हैं? क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग का देखो पहले अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड ये है, तो अमोनियम क्लोराइड में तो ही तो चेंज हुआ है वो, इसी के कारण कंपोनेंट पहला हम लोग 1 ही लिखे हैं। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट घटक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कंपोनेंट 2 बोला गया है और फेस को 3 बोला गया है। देखते हैं कैसे ऐसे बोल रहा है फेस को 3। तो देखिए यहाँ पे ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड स्टेट में है, फिर सॉलिड बना है, फिर गैस बना है, तो फेस 3 हो गया। और कंपोनेंट कितना हुआ हम लोग का? देखो कंपोनेंट में कितना में बटा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बटा है, इसलिए कंपोनेंट 3 हो, सॉरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या इसको नहीं लोगे तो सॉलिड को ले सकते हो, या तो सॉलिड गैस को ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कंपोनेंट 2 हो जाएगा। अब चौथा क्या है? सल्फर की 4 प्रावस्था होती है और कंपोनेंट 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग जब सल्फर तंत्र में पढ़ेंगे तो ये फेस 4 और कंपोनेंट 1 क्यों लिखा गया है उसको हम लोग वहां पे डील करेंगे अच्छे से। यहाँ पे अभी फिलहाल इतना ही जानते रहो कि सल्फर की फेस कितना होता है? प्रावस्था 4 होती है और घटक कितना होता है? 1 होता है। तो अब हम लोग पता चल गया कि घटक कितना कितना कैसे देख सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा है हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस। वेरिएंस भी बोलते हैं या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि की परिभाषा के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या फेस के परिवर्तनशील कारकों जैसे कि दाब, तापमान, सांद्रता की वह कम से कम संख्या है जिसे स्वेच्छा से निर्धारित करने पर तंत्र की दशा पूर्ण रूप से परिभाषित हो जाए। यहाँ पे आपको क्या देखना है? सिंपल सा दाब और सांद्रता को नियत मान के कम से कम संख्या में स्वेच्छा से निर्धारित करना है और उसको फेस के द्वारा परिवर्तनशील करके करना है। तो ये हो गया परिभाषा। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता की कोटि। अब देखते हैं हम लोग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्या है? 1 कंपोनेंट सिस्टम या एक घटक तंत्र। एक घटक तंत्र में आप लोग का जल भी आता है एग्जाम्पल के रूप में, सल्फर भी आता है, वाटर और सल्फर का। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग वाटर का, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्फर का। तो एक घटक तंत्र मतलब कि क्या होता है? 2 घटक तंत्र मतलब कि क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो एक घटक तंत्र में प्रावस्था नियम समीकरण, तो सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना था कि क्या था प्रावस्था नियम क्या होता है? F = C - P + 2 होता है।
ये आप लोग का, सॉरी आप माइनस प्लस लिख डाली हूं, उसको सुधारिएगा, ये माइनस होता है, क्या है ये माइनस होता है। तो ये होता है इस रूल, प्रावस्था नियम। तो इसी के द्वारा ये क्या है फ्रीडम, ये क्या है कंपोनेंट, ये क्या है आप लोग का फेस है, और ये इसको 2 को रखना पड़ता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये कंपोनेंट है, और ये फेसेस है। तो ये हो गया हम लोग का। तो इसी के अनुसार से अब हम लोग को देखना है एक कंपोनेंट सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब देखो, अगर हम लोग एक कंपोनेंट सिस्टम बोल रहे हैं, तो कंपोनेंट एक बोल रहा है, मतलब कि सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेना है, और हम लोग को ये नहीं पता है कि यहाँ पे फेस कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो इस फार्मूला के अनुसार से हम लोग एफ यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ जैसा है वैसे ही रख देते हैं, पी भी जैसा है वैसा ही रख देते हैं, बस कंपोनेंट के जगह 1 रख देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे 2 तो जैसे था वैसे ही है। अब क्या करेंगे, इस फेस को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ, तो एफ प्लस पी हो जाएगा, ये इधर माइनस था तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का। अब देखो क्या है, कोई बिंदु जहां 3 फेस साम्यावस्था में हो, उसकी स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एफ है उसकी, अगर 3 फेस होते हैं तो एफ क्या होगा, बोल रहा है 0 होगा, क्योंकि किसी एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 3 फेस साम्य में होती हैं, बोल रहा है। अगर 3 फेस रहेंगे तो एक ही टेम्परेचर और प्रेशर में 3 फेस में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब देखते हैं हम लोग जल तंत्र में किसी समय पर तंत्र में कितने फेस हैं, यह उस समय की ताप तथा दाब की दिशाओं पर निर्भर करता है। ये देखो अलग अलग तरीके से हम लोग बताए हैं, तो देखते हैं। पहला है हम लोग का, फिर से यहाँ पे वाटर सिस्टम या जल तंत्र बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या है, किसी समय पर तंत्र में कितनी फेसेस हैं या प्रावस्था है, यह उस समय की ताप तथा दाब की दिशाओं पर निर्भर करता है। मतलब कि ताप, दाब और सांद्रता आप लोग को हमेशा याद है, उसकी दिशाओं पर निर्भर करेगा, उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या होता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है जल तंत्र, तो मतलब कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जल तंत्र में कितना होता है, फेस हम लोग का 3 होता है, जल होता है, ठोस होता है और वाष्प होता है। तो ये देखिए बर्फ है, जल है और जल वाष्प है, ये हो गया 3 फेसेस। अब देखो पॉइंट पॉइंट करके देखते जाते हैं हम लोग इसको कि कैसे ऐसा हो सकता है। ये तो क्या है, यदि तंत्र में 3 फेस साम्य में हो तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। मतलब कि एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है बोल रहा है, याद रखिएगा। इस प्रकार के सिस्टम को अचर तंत्र कहते हैं। अगर स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अचर तंत्र बोलते हैं। अब क्या है, अचर तंत्र का तात्पर्य है कि किसी एक ताप तथा दाब पर 3 फेस साथ साथ रहती है। यह साम्य प्रावस्था आरेख में एक कॉमन पॉइंट पर 3 रेखाओं के प्रतिच्छेद से प्राप्त होता है तथा यह बिंदु त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपलेट पॉइंट कहलाता है। इस तरीके से इसको देखेंगे। 1 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा, चलो पहले ये वाला फार्मूला से पुट कर लेते हैं और क्यों ऐसा होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का फार्मूला है। अब 1 कंपोनेंट सिस्टम के C की जगह 1 रखेंगे और P के जगह हम लोग को पता चल गया 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पूरा कट करके 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर 3 प्रावस्था में है तो वहां पे ट्रिपल पॉइंट होगा। अब चलिए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 3 प्रावस्था, यहाँ पे ये वाटर प्रावस्था है आप लोग का, ये वाटर है इधर C O और A तक, और क्या है हम लोग का A O और B तक कितना प्रावस्था है हम लोग का, पेपर है, मतलब कि वाष्प है, और B O C से कितना है हम लोग का, आइस है। तो 3 प्रावस्था हुआ। तो हम लोग का ट्रिपल पॉइंट कौन सा कहलाएगा, देखिए यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ये वाला हम लोग का, ये देखिए O पॉइंट है ये वाला, ये ट्रिपलेट पॉइंट है। क्यों ट्रिपलेट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रावस्था साम्य में, आइस भी है, वाटर भी है और वेपर भी है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर में ट्रिपलेट पॉइंट क्या है उसको पूछा जाता है, ये ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, त्रिक बिंदु। तो इसको आप लोग को समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, जो O पॉइंट पे है वहां पे कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
0 होता है, ये O है, ठीक है, 0 नहीं है, तो O पे हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 ही होता है। तो अब देखो इसके बाद क्या बोला गया है, ये तो हम लोग का हो गया अचर तंत्र के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, टू फेस बर्फ जल या बर्फ वाष्प या जल वाष्प हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1 होता है बोल रहा है, होगी, और उससे एक चर तंत्र कहते हैं या यूनिवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि देखिए टू कंपोनेंट 1 है, फेस 2 है, तो इसमें हम लोग रखते हैं तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का 1 आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएंट सिस्टम या एक चर तंत्र कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फेस की संख्या घटकर 1 रह जाए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 रह जाती है, मतलब कि द्विचर तंत्र, कंपोनेंट 1 हो और फेस 1 हो तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है, द्विचर तंत्र बोला गया है। अब देखते हैं, देखिए एग्जांपल के रूप में, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट को भी 1 रखे हैं और फेस को भी 1 रखे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप लोग आसानी से देख सकते हो कि अगर जल तंत्र या सल्फर तंत्र जो भी तंत्र पूछे, सिस्टम पूछे, तो आप लोग कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेस का परिभाषा जानते रहोगे और ये फार्मूला जानते रहोगे तो आसानी से आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम या कंपोनेंट या फेस निकाल सकते हो। या से निकालने के लिए भी पूछता है तो बन जाएगा आप लोग का। अब देखते हैं ये जो फेस डायग्राम है उसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं या किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले अब करते हैं हम लोग, अब देखो प्रावस्था आरेख लिख लेना, फेस डायग्राम, जल तंत्र के साम्य को क्या है हम लोग का, जल तंत्र के साम्य को या इक्विलिब्रियम को दाब ताप आरेख द्वारा दर्शाया गया है। देखिए दाब ताप ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है इधर नीचे वाला। प्रावस्था आरेख में 3 वक्र हैं, ओ ए, देखिए यहाँ पे ओ ए है, एक मिनट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ ये ओ यहाँ है और ए यहाँ है, ये हो गया। अब ओ बी दूसरा है और ओ सी हम लोग का तीसरा है, तो 3 प्रावस्था हो गया। जो हम लोग का ए बी सी को कौन सा पॉइंट मिला रहा है, ओ पॉइंट मिला रहा है, बोल रहा है। ये वक्र संपूर्ण चित्र को 3 क्षेत्रों में बांट रहा है, विभक्त कर रहा है। कौन कौन सा क्षेत्र है हम लोग का, एक तो आप लोग का ए ओ सी है, देखिए ए ओ सी मतलब कि आप लोग का वाटर है, ये वाटर वाला है, देखिए यहाँ पे ये वाटर, और क्या है हम लोग का सी ओ बी क्या है हम लोग का यहाँ पे आइस है, और बी ओ ए क्या है हम लोग का यहाँ पे वेपर है। तो 3 प्रावस्था में फिर से बांट दिया यहाँ पे, तो पता चल गया हम लोग का 1 कंपोनेंट सिस्टम में 3 प्रावस्था हो रहा है यहाँ पे जल पे। अब क्या करेंगे, अलग अलग वक्र को फिर से हम लोग डिफाइन करेंगे किस तरीके से होगा ये। तो अलग अलग वक्र कैसे रहेगा, एक मान लेते हैं हम लोग, ओ ए वक्र को मानते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओ ए वक्र को देखते हैं। तो यह वक्र विभिन्न ताप पर जल तथा जल वाष्प के साम्य का दर्शाता है। इस वक्र को वाष्प दाब वक्र कहते हैं। इस वक्र पर प्रत्येक ताप के लिए एक निश्चित वाष्प दाब तथा प्रत्येक वाष्प दाब के लिए एक निश्चित ताप होता है। देखिए यहाँ पे अगर दाब की दर करेंगे तो निश्चित टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर को देखेंगे तो निश्चित प्रेशर होगा, बोल रहा है। तो प्रत्येक दाब वाष्प दाब के लिए एक निश्चित ताप होगा, अतः ताप को स्थिर करने पर वाष्प दाब स्वतः ही स्थिर हो जाता है। ऐसे ही है सिंपल सा, हम लोग अगर टेम्परेचर को स्थिर करेंगे तो प्रेशर ऐसे ही स्थिर हो जाएगा, बोल रहा है। इस वक्र पर स्थित किसी बिंदु के लिए स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। अगर किसी भी बिंदु के लिए देखोगे आप लोग तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, बोल रहा है 1 होगी, बोल रहा है। अब क्या है, यही परिणाम प्रावस्था नियम समीकरण से भी प्राप्त होता है। हम लोग देख चुके हैं इस तरीके से, ये वाले फार्मूले के अनुसार से कि कंपोनेंट अगर 1 रखते हैं और प्रावस्था 3 रखते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 1 आता है किसी भी पॉइंट पर हम लोग। अब देखते हैं यही वाला डायग्राम फिर से यहाँ पे है। अब ये देखो ये जो प्रावस्था है वो 1 है। अब ओ ए बिंदु ए तक जा सकता है परंतु आगे नहीं, क्योंकि ए तक ही जाएगा, आगे जाएगा तो ये अलग तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ए बिंदु ए जल का क्रांतिक बिंदु कहलाएगा। जो वाटर है वो ए है, वो क्रांतिक बिंदु कहलाएगा।
इस पर ताप, और ये सब लिखने की उतना जरूरत नहीं पड़ती है। इस ताप के ऊपर जल तथा वाष्प दोनों प्रवस्थाएं आपस में विलीन हो जाती है। वक्र का निचला भाग बिंदु O पर समाप्त होता है, जहां जल बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग का ये जल नहीं रहेगा, नहीं वेपर रहेगा, क्या हो जाएगा, आइस में परिवर्तित हो जाएगा। जो O और A डैश है उसमें देखो ये आइस की तरह परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम लोग का O से A की तरफ आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग का वाटर क्या हो जाएगा, ये इसका क्रांतिक बिंदु कहलाएगा A, और A की साइड आगे जाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा बोल रहा है। सिंपल सा वही है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये 3 वक्र पहले बना लेना, O पर मिला देना, और O A डैश क्या है हम लोग का, ये क्रांतिक आप लोग का थोड़ा सा बर्फ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यदि जल को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक ठंडा करे तो वह हिमांक के नीचे भी द्रव अवस्था में रहता है। इसे वक्र OA डैश द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है हिमांक का वक्र अवस्था बोल रहा है OA डैश को। यह वक्र अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड का वाष्प द्रव कहा जाता है। जो O और A डैश है वो वाला, जो मित स्थायी या मेटास्टेबल साम्य को दर्शाता है। यदि अतिशीतित जल को थोड़ा सा भी हिलाया डुलाया जाए तो तुरंत ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे OA डैश वक्र OB में विलीन हो जाता है। OB में विलीन ही होगा क्योंकि थोड़ा सा भी हिलाएं डुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आइस की तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग अतिशीतित वक्र या मित स्थायी वक्र भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है मित स्थायी वक्र क्या है, तो बताना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का OA वक्र। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, वक्र OB। OB कहाँ पे है, देखिए यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे सब्लिमेशन कर्व है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग है। तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि आइस का वाटर में टूटना, या वेपर मतलब कि वाटर का वास्तव में वेपर में परिवर्तित होना, और सब्लिमेशन मतलब कि वेपर का आइस में परिवर्तित होना, यही है। तो OA को देखते हैं, यह ऊर्ध्वपातन वक्र मतलब कि सब्लिमेशन, वेपर का आइस में चेंज होना। इस वक्र के ऊपर बर्फ तथा नीचे वाष्प होती है। ऊपर क्या है हम लोग का बर्फ है, देखिए इधर आइस है, और नीचे क्या होती है, यहाँ पे वाष्प है बोल रहा है। यही है सिंपल, हम लोग अपने वर्ड में भी बता सकते हैं इसको। अतः यह ठोस बर्फ जल वाष्प साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। वक्र OA के समान ही इस वक्र पर भी प्रत्येक ताप के लिए एक ही दाब तथा एक दाब के लिए एक ही ताप हो सकता है। बार बार वही रिपीट कर रहा है कि ताप के लिए एक ही दाब होना चाहिए और दाब के लिए एक ही ताप होना चाहिए। सब वक्र में वही फिर से रिपीट करोगे तो आप लोग का भी बन जाएगा। इस वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। सिंपल सा बात है, सभी पे यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। वक्र का निचला भाग बिंदु B पर समाप्त होता है, जो परम शून्य पर स्थित है। इस बिंदु पर केवल बर्फ ही रहती है। अगर इसको देखेंगे और इधर बढ़ेंगे हम लोग तो ये तो पूरा बर्फ ही रहेगा। तो B बिंदु पूरा बर्फ है बोल रहा है। अब वक्र देख लेते हैं OC, कहाँ है O और ये C, ये वाला मेल्टिंग पॉइंट वाला वक्र देखते हैं। इस बर्फ का गलनांक वक्र या जल का हिमांक वक्र कहते हैं, वही है मेल्टिंग पॉइंट। यह वक्र बर्फ तथा जल के बीच साम्यावस्था को दर्शाता है, क्योंकि ये बर्फ है, आइस है और वाटर है, तो इसके बीच साम्यावस्था को दर्शाएगा बोल रहा है। इसके द्वारा बर्फ के गलनांक या मेल्टिंग पर दाब का प्रभाव ज्ञात होता है। इस वक्र पर भी स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है। सभी में लिख दीजिएगा कि स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी। एक वक्र प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कम होता है, वही है। अब देख लेते हैं, हम लोग तो ये पता कर लिए OA, OB, OC क्या है। अब हम लोग को ट्रिपलेट पॉइंट O को देखना है। ट्रिपलेट पॉइंट तो O तो पूछेगा ही, त्रिक बिंदु जिसको बोलते हैं, तो ट्रिपलेट पॉइंट भी बोलते हैं या ट्रिपल पॉइंट। आप लोग की बुक में ट्रिपल पॉइंट है तो ट्रिपल पॉइंट ही करिएगा। यह वह बिंदु है जिस पर तीनों वक्र OA, OB और OC मिलते हैं, मिल रहा है। देखिए सभी वक्र मिल रहे हैं ऊपर। यह बिंदु उस ताप और दाब को व्यक्त करता है जिस पर ठोस, द्रव, वाष्प तीनों साम्यावस्था में रह सकते हैं। मतलब कि O क्या है हम लोग का, तीनों साम्यावस्था पे है। त्रिक बिंदु पर ताप दाब इतना है, इस बिंदु का स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है बोल रहा है। हम लोग पहले डिफाइन कर लिए हैं कि ट्रिपल बिंदु पर क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए F इक्वल टू कंपोनेंट 1 है और फेज 3 है, तो वहां पे फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्योंकि इस बिंदु पर केवल एक ही ताप दाब होता है, एक ही ताप दाब है। देखिए यहाँ पे अगर देखना चाहे तो क्या है, एक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, अगर देखेंगे तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ट्रिपलेट पॉइंट पर हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है बोल रहा है। लेकिन इधर जो आइस, वाटर और वेपर है अलग अलग होता है टेम्परेचर और प्रेशर, तथा इस पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। इस बिंदु पर यदि ताप और दाब को बदल दिया जाए तो कोई एक प्रावस्था समाप्त हो जाती है। अगर एक ताप को बदल देंगे तो एक प्रावस्था समाप्त हो जाएगी बोल रहा है। अतः इस बिंदु पर शुद्धता की कोटि शून्य है। अब हम लोग देख चुके हैं ये वाला। तो इतना आप लोग का वाटर सिस्टम या जल तंत्र था वन कंपोनेंट सिस्टम में। अगर टू कंपोनेंट सिस्टम होता है तो क्या होता है, देखिए यही वाला फार्मूला रहेगा आपका, F = C - P + 2। तो टू कंपोनेंट सिस्टम रहेगा तो C की जगह क्या लिखना है, हम लोग को 2 लिखना है, और प्रावस्था कितना है उसको लिखना है। देखो मैं बार बार ये गलती कर रही हूँ, आप लोग मत करिएगा, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। यहाँ पे प्लस और प्लस, सॉरी प्लस, यहाँ पे गलत कर दिए हैं क्या, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये प्लस है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ये भी प्लस है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये वाला, ठीक है ना। ये प्लस है तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, P को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो हम लोग का ये तो पूरा कट जाएगा, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर देखो, अगर टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम लोग का C2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, F + P = कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेस कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो ये हो गया हम लोग का जल तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।